पीएन जंक्शन डायोड के बारे में पढ़ा, तो पीएन जंक्शन डायोड में हमने ये देखा कि किस तरीके से फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग हम करते हैं। तो फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग जब हम करते हैं तो बेसिकली यूं कह सकते हो कि वहां पे कुछ चेंजेस देखने को मिलता है। अब फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस हमने देखा था क्या होता है, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में अगर हम थोड़ा सा रिमाइंड करें कि फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में क्या होता है, तो ऐसे में आप ध्यान करेंगे कि जब हमने पीएन जंक्शन बनाया था, पी और एन जंक्शन बनाया था, उसमें पी टाइप को अगर फॉरवर्ड प्लेट से कनेक्ट कर दोगे तो फॉरवर्ड बायस है, और इसी पीएन जंक्शन को अगर पी साइड को नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट कर दोगे तो रिवर्स बायस है, ठीक है। तो जब ये फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस होता है तो उसमें कुछ चीजें होती हैं, मतलब किस चीजें, जैसे कि हमने पढ़ा था कि अगर पीएन जंक्शन है तो पीएन जंक्शन में ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, यहाँ पे होल्स हैं, नेगेटिव्स हैं। अब यहाँ से नेगेटिव क्या है, डिफ्यूज होके पी साइड की तरफ आते हैं। पी टाइप से जो होल्स हैं वो नेगेटिव की तरफ जाते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर उसमें जो होल्स हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है। एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन है तो वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर वहां पे है, ठीक है। तो पी टाइप के लिए होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हो गए और इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हो गए, ठीक है। इसी तरीके से जो एन टाइप होगा उसके लिए इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे और जो होल्स हैं वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे। तो क्या हो रहा है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन पी साइड जा रहा है, यहाँ से होल्स एन के साइड जा रहा है, वो आपस में डिफ्यूज हो रहे हैं, न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। बट आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन कुछ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स ऐसे रह जाते हैं जो इमोबाइल होते हैं, जिनका कुछ नहीं होता, तो वो इस जंक्शन के आसपास एक रीजन क्रिएट कर देते हैं जिसको हम क्या बोल रहे थे, डिप्लेशन लेयर, है ना। लास्ट क्लास में हमने देखा था डिप्लेशन लेयर। और ये डिप्लेशन लेयर जब बनती है तो उसके अक्रॉस एक पोटेंशियल जनरेट होता है, ठीक है। ये पोटेंशियल जनरेट होता है जिसको हम पोटेंशियल बैरियर कहते थे। क्या कहते थे, पोटेंशियल बैरियर। अब इसको बैरियर क्यों कहा जा रहा है, इसको बैरियर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये फर्दर डिफ्यूजन को रोक रहा है। क्या कह रहा है, फर्दर डिफ्यूजन को रोक रहा है, यानी कि और ज्यादा डिफ्यूजन ना हो, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन पी की साइड ना आए, होल्स एन की साइड ना जाएं। ये वो बैरियर बनाता है जिसकी वजह से फर्दर डिफ्यूजन नहीं, इसलिए हम इसको पोटेंशियल बैरियर कह रहे हैं, जो डिप्लेशन रीजन के आसपास जनरेट होता है, बनता है, ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू डिफ्यूजन। तो ये हमने लास्ट क्लास में थोड़ा सा पढ़ा था, जो मैंने रिमाइंड किया है। हमने भी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा था कि वीआई कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ग्राफ बनेगा, तो वो चीजें हैं। बट फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग जो हमने पढ़ी, ये जो दो केस पढ़े, इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि अगर फॉरवर्ड बाइस हो रहा है तो क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, रिवर्स बाइसेस है तो क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेगा। तो ये चीजें आप लिख लो, डेफिनेशन तो लिख ली थी, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेगा वो लिख लो। तो पहला लिखेंगे फॉरवर्ड बायस के लिए कि फॉरवर्ड बायसेस में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो न्यू लिखिए फॉरवर्ड बायसिंग में पहले पॉइंट लिखिए, द इफेक्टिव बैरियर पोटेंशियल डिक्रीजेस, द इफेक्टिव बैरियर पोटेंशियल डिक्रीजेस। पहला पॉइंट, द इफेक्टिव बैरियर पोटेंशियल डिक्रीजेस, यानी कि ये जो वैल्यू है पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाएगी अगर आप फॉरवर्ड, इस केस में फॉरवर्ड बाइसिंग में, फॉरवर्ड बाइसिंग यानी पी प्लेट से जब पॉजिटिव प्लेट टर्मिनल आप कनेक्ट करेंगे तो ऐसे में ये जो पोटेंशियल बैरियर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज होगा तो उससे क्या होगा, पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज होगा तो ये जो रीजन बनता है इसके आसपास का, ये जो रीजन होता है ये डिक्रीज हो जाता है, इसका साइज डिक्रीज हो जाता है फॉरवर्ड बाइसिंग में, ठीक है। इसका साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है फॉरवर्ड बाइसिंग में, ठीक है। तो अब देखो आगे देखो सेकंड पॉइंट क्या होता है, सेकंड पॉइंट लिखिए, द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इट मींस होल्स फ्रॉम पी साइड, द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इट मींस होल्स फ्रॉम पी साइड एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन साइड्स, the majority charge carriers it means holes from p side and electrons from n side begin to flow towards the junction, begin to flow towards the junction, ठीक है। इसका मतलब अगर ये बैरियर कम हो जाएगा
तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होल्स हैं वो क्या करना शुरू कर देंगे, यूज टू फ्लो, इसकी जंक्शन की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखो। थर्ड पॉइंट आप लिखिए द डिफ्यूजन, द डिफ्यूजन of electrons and holes, the diffusion of electrons and holes, the diffusion of electrons and holes the diffusion of electrons and holes into the depletion layer decreases, into the depletion layer decreases its width। ठीक है, यानी कि the diffusion of electrons and holes into the depletion layer decreases its width, यानी कि इसकी जो साइज है, इसकी जो चौड़ाई है वो क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। ठीक है, तो ये चीज यहां पे है। लास्ट पॉइंट लिखिए, लास्ट पॉइंट है the effective resistance across the PN junction decreases, the effective resistance of PN junction decreases। the effective PN junction decreases, यानी the effective resistance across the PN junction decreases। ठीक है, यानी कि इसका जो रेजिस्टेंस है, इसकी वजह से जो रेजिस्टेंस बनेगा वो क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। यानी कि यहाँ पे एक चीज आप सीखे कि अगर पोटेंशियल बैरियर ज्यादा होगा तो डिप्लेशन लेयर का जो साइज है वो ज्यादा होगा, उसकी वजह से रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अगर पोटेंशियल बैरियर कम होगा तो साइज ऑफ डिप्लेशन लेयर कम होगा और इसकी वजह से रेजिस्टेंस कम होगा। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में ये सबको समझ में आया? किसी को कोई डाउट? रचित, सोनिया, दिवांशु, क्लियर है यहां तक पॉइंट? यस सर। ओके, अब लिखो रिवर्स बाइसिंग में। रिवर्स बाइसिंग में क्या क्या देखने को मिलेगा? तो रिवर्स बाइसिंग में इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि आप उल्टी प्लेट यानी रिवर्स प्लेट्स लगा रहे हो। तो रिवर्स बाइसिंग में इसका एकदम रिवर्स केस होगा। तो लिखिए इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा आपको। द बैरियर पोटेंशियल इंक्रीजेस, द बैरियर पोटेंशियल इंक्रीजेस, the barrier potential increases, सेकंड पॉइंट लिखिए second point, the majority charge carriers, the majority charge carriers move away, the majority charge carriers move away, the majority charge carriers move away from the junction, from the junction, increases the width of depletion layer, increases the width of depletion layer। अब इसका पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज होगा, ये अगर इंक्रीज होगा तो इसका जो साइज है वो भी क्या होने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा। ठीक है, इसका जो साइज है वो भी क्या होने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, इसी में थर्ड पॉइंट लिखिए द रेजिस्टेंस ऑफ द पीएन जंक्शन बिकम्स वेरी लार्ज, द रेजिस्टेंस ऑफ द पीएन जंक्शन बिकम्स वेरी लार्ज, एंड फोर्थ पॉइंट लिखिए नो करंट फ्लोज अक्रॉस द जंक्शन, no current flows across the junction due to majority charge carrier, due to majority charge carrier। ठीक है,
अब होगा क्या, फॉरवर्ड बाइसिंग में तो ये डिप्लेशन लेयर कम होगी, इसकी वजह से रेजिस्टेंस कम हो गया, रेजिस्टेंस कम हो गया तो इसमें से जंक्शन के थ्रू करंट इजीली फ्लो कर पा रहा है। बट जब रिवर्स बाइसिंग हुई तो रिवर्स बाइसिंग में क्या हो गया कि यहाँ पे इसका डिप्लेशन लेयर जो रीजन है वो ज्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया। अब रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो जो करंट का फ्लो है थ्रू द जंक्शन वो क्या हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है, तो इसीलिए रिवर्स बाइसिंग में करंट का फ्लो नहीं हो पाता है, फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट का फ्लो होता है। ठीक है, ये चीज आप समझ गए। ये कुछ पॉइंट्स थे कि फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है अक्रॉस द जंक्शन। ठीक है, तो ये जंक्शन के बारे में हमने पढ़ लिया थोड़ा सा। रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक हमने लास्ट क्लास में ही कर चुके हैं, आज हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ब्रेकडाउन वोल्टेज, नी वोल्टेज के बारे में पढ़ चुके हैं, ये भी हो गया है। हाँ, अब लिखिए पीएन जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर, पीएन जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का काम क्या होता है, कोई बताएगा? रेक्टिफायर का काम क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करना। एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो ये किसका काम होता है, रेक्टिफायर का काम होता है। अच्छा चलो, ये आपने बता दिया कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम रेक्टिफायर करता है, तो डीसी को एसी में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? डीसी को एसी में कन्वर्ट कौन करता है? जनरली आजकल सभी के घरों में लगा होता है वो। एनी आइडिया रचित? लाइट चली जाती है आजकल घरों में, लाइट चली जाती तो क्या लगा होता है जिससे लाइट कंटिन्यू रहती घरों में? सर इन्वर्टर। इन्वर्टर। तो इन्वर्टर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स डीसी इनटू एसी। इन्वर्टर उल्टा कर रहा है काम, रेक्टिफायर का काम। रेक्टिफायर का काम है एसी टू डीसी करना, इन्वर्टर का काम है डीसी टू एसी करना। ठीक है, तो ये हो गया। ओके, चलिए, तो टॉपिक हमारा है पीएन जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर। पीएन जंक्शन डायोड एज रेक्टिफायर। ठीक है, तो ये रेक्टिफायर हमारा काम करेगा। तो रेक्टिफायर क्या है बेसिकली ये लिख लेते हैं, ये लिखिए, रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग, rectifier is a device which is used for converting alternating current voltage to direct current voltage. Rectifier is a device which is used for converting alternating current voltage to direct current voltage. ठीक है, लिख लिया। उसके बाद प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो प्रिंसिपल लिखिए, इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट the resistance of PN junction become low when forward biased and become high when reverse bias। ठीक है, तो ये अभी हमने पढ़ा कि अगर फॉरवर्ड बाइसिंग होगी तो रेजिस्टेंस लो हो जाएगा और रिवर्स बाइसिंग होगी तो रेजिस्टेंस
हाई हो जाएगा। तो ये इस प्रिंसिपल पे काम करता है। अब रेक्टिफायर भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि जो वेव फॉर्म होती है उसमें हाफ वेव में आपको आउटपुट मिलता है, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है कि दोनों ही वेव टाइप में यानी पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल में आउटपुट मिलता है। तो दोनों ही हमें करना है, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप लोग अपना देख लेंगे कि कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, कौन कौन सी नहीं, बट मैं करा आपको सभी रहा हूँ ताकि आपकी नॉलेज बनी रहे। जेई और नीट के एग्जाम के टाइम पे आप ये ना सोचें कि ये तो पढ़ा ही नहीं हमने, क्या चीज है। ठीक है, तो पीएन जंक्शन एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो अभी हम करेंगे पीएन जंक्शन एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर आप कर रहे हैं तो इसका डायग्राम आपको बनाना है। ये इनपुट हो गया, इनपुट एसी सिग्नल्स, यहां से एसी करंट यहां से आया। इसके बाद इसमें आपने करी म्यूचुअल इंडक्शन, ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है और यहां पे लग गया एक डायोड। ठीक है, यहां पे क्या लग गया, डायोड। ये आपका P हो गया, ये N हो गया, पीएन जंक्शन डायोड। और आपका यहां से ये हो गया लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, जहां से आपको मिलेगा आउटपुट, इसको हम कहेंगे लोड रेजिस्टेंस RL। ठीक है, तो लोड रेजिस्टेंस हो गया। तो ये स्ट्रक्चर है डायग्राम में हाफ वेव का, क्या कहते हैं, डिवाइस का। अब इनपुट और आउटपुट कैसे मिलेगी, देखो इनपुट आउटपुट के लिए इसी के नीचे सिग्नल बना लो या अलग से बना लो, जैसे भी कॉपी में जगह बचे। तो इस तरीके से बनाना है और देखना फॉर्म जो बनेगी वो एक के नीचे एक ही बनेंगे, ध्यान रखना अलग नहीं बननी चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ और ये हुआ, मेरा प्रोसेस देखा करो बनाने का और उसी सिमिलर प्रोसेस में आप ड्रॉ किया करो। सिमिलर प्रोसेस में करोगे तो डायग्राम सही बनेगा। तो ये आपके पास इनपुट सिग्नल है या इनपुट हो गया, ये आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, इनपुट में आपने वेव भेजी यानी एसी सिग्नल भेजे, हाइट सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका आ गया इनपुट सिग्नल, एसी सिग्नल, जिसमें आपका पॉजिटिव हाफ, नेगेटिव हाफ, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो अब इसके सेक्शन बन जाएंगे। सेक्शन कैसे बनेंगे, इस तरीके से सेक्शन बनेंगे, पॉजिटिव हाफ साइकिल के, नेगेटिव हाफ साइकिल के, पॉजिटिव हाफ साइकिल का और नेगेटिव हाफ साइकिल का। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेक्शन बना लोगे। ठीक है, तो अभी आप देखना ये चीज है, तो इस चीज को आपको हमेशा यहाँ पे कैसे मिलेगा, देखो वर्किंग समझ लो क्या है, वर्किंग कैसे हो रहा है। तो वर्किंग में बेसिकली क्या हुआ कि आपका एसी सिग्नल आया। ठीक है, वर्किंग समझो फिर उसके बाद लिखना शुरू करेंगे हम। तो ये आपके पास रेक्टिफायर है, हाफ वेव रेक्टिफायर, और ये हमने इनपुट सिग्नल ले लिया। अब आउटपुट कैसे मिलेगा, तो इनपुट सिग्नल में जब फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल आया, तो फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल आया तो वो इस तरीके से हुआ कि यहाँ पे रिवर्सिंग हुई, तो यहाँ पे प्लस और माइनस आया, जिसकी वजह से ये फॉरवर्ड बायस हो गया। ठीक है, जब फर्स्ट हाफ पॉजिटिव हाफ साइकिल आया तो यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से क्या आ गया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और यहाँ पे क्या मिल गया आपको, फॉरवर्ड बायसिंग, यानी कि ये जो डायोड है वो क्या मिल गया आपको, फॉरवर्ड बायस्ड हो गया। क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस हुआ। अब फॉरवर्ड बायस हुआ तो फॉरवर्ड बायसिंग में डायोड में रेजिस्टेंस क्या होता है, लो, ये अभी हमने प्रिंसिपल पढ़ा। फॉरवर्ड बायस में
डायोड के अंदर रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, लो। तो अगर रेजिस्टेंस लो होगा तो इसके अंदर करंट फ्लो कर जाएगा, और करंट फ्लो कर जाएगा तो इसकी जगह पे आपको आउटपुट मिल जाएगा, ये आपको मिल गया आउटपुट। ठीक है। फिर आया नेगेटिव हाफ साइकिल। जब नेगेटिव हाफ साइकिल आया तो इसकी वजह से यहाँ पे जब आउटपुट में इन द नेगेटिव हाफ साइकिल यहाँ पे मिला, तो नेगेटिव हाफ साइकिल की वजह से यहाँ पे क्या हो गया, ये रिवर्स बाइसिंग हो गई। क्या हो गई, रिवर्स बाइसिंग हो गई। तो रिवर्स बाइसिंग में इस डायोड का जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, हाई। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाई। तो रेजिस्टेंस अगर हाई हो जाएगा तो इसमें से करंट फ्लो नहीं कर पाएगा और आपको कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। अगेन फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल आया, पॉजिटिव हाफ साइकिल आया, फिर से ये फॉरवर्ड बायस हो गया। फॉरवर्ड बायस हुआ तो फॉरवर्ड बायसिंग में रेजिस्टेंस का फिर से लो हो गया। रेजिस्टेंस लो होगा तो इसमें से करंट फ्लो कर पाएगा, करंट फ्लो कर पाएगा तो इसमें से करंट निकल पाएगा, और करंट अगर निकल पाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका आउटपुट मिल जाएगा, और अगेन आपको पॉजिटिव हाफ साइकिल में आउटपुट मिल गया। ठीक है, सेम हाइट होनी चाहिए। पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या मिल गया आपको, आउटपुट मिल गया। इसी तरीके से फिर नेगेटिव आया, रिवर्स बाइसिंग, रेजिस्टेंस हाई, हाई रेजिस्टेंस, नो करंट, नो करंट, नो आउटपुट। फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल, फॉरवर्ड बायस, लो रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस मतलब देयर वुड बी करंट, करंट रहेगा तो आउटपुट, आउटपुट तो मतलब आउटपुट। ठीक है। तो आपने देखा कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो आपको आउटपुट मिल रहा है, पर नेगेटिव हाफ साइकिल में आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है। तो आपने देखा कि हाफ वेव में आउटपुट मिल रहा है, हाफ वेव में नहीं मिल रहा है, इसलिए हमने इसको क्या कह दिया, हाफ वेव रेक्टिफायर। क्लियर? सोनिया, दिव्यांशु, रचित, क्लियर? यस सर। ओके, तो अभी इसको ड्रॉ कर लो, पहले इसको फिर इसको, जिस तरीके से बताया ड्रॉ करके मेरे को बता देना जब आपका हो जाए, तो फिर मैं इसकी वर्किंग लिखवाता हूँ। ड्रॉ करके बता देना।
दिवांशु डन, रचित, रचित, बना दिया सर। वर्किंग लिखेंगे, लिखिए ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ इनपुट साइकिल, इनपुट लिखिए, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ इनपुट साइकिल on account of mutual induction, on account of mutual induction, S1 become positive and S2 become negative, S1 become positive and S2 become negative. So the PN junction, so the PN junction is forward biased. So the PN junction is forward biased. Now forward biased now, and the resistance of PN junction. The PN junction is forward biased now, and the resistance of PN junction becomes low. The resistance of PN junction becomes low, and the forward current flows in the circuit, and the forward current flows in the circuit. Thus we get output across load. Thus we get output across load. I am repeating. During the positive half input cycle, on account of mutual induction, S1 become positive and S2 become negative. So the PN junction is forward biased now, and the resistance of PN junction becomes low, and the forward current flows in the circuit. Thus we get output across load. नेक्स्ट पैराग्राफ, एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे. During the negative half input cycle, S1 become negative and S2 become positive. During the negative half input cycle, S1 become negative and S2 become positive. So the PN junction is reverse biased now. So the PN junction is reverse biased now. And it offers high resistance, and hence there is no flow of current, and hence no output across load, ठीक है. तो फर्स्ट हाफ में आपने समझा कि पहला अगर नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव आएगा, फॉरवर्ड बायस मतलब लो रेजिस्टेंस मतलब करंट फ्लो करेगा, तो हमें आउटपुट मिल जाएगा. रिवर्स नेगेटिव हाफ साइकिल होगा, S1 नेगेटिव, S2 पॉजिटिव,
ये रिवर्स बायस हो जाएगा, रिवर्स बायस होगा तो हाई रेजिस्टेंस तो नो करंट तो नो आउटपुट। ठीक है, तो ये आउटपुट होगा। अब एक लाइन छोड़ के फिर नेक्स्ट लाइन में लिखिए, द प्रोसेस इज रिपीटेड कंटिन्यूअसली, द प्रोसेस इज रिपीटेड continuously, the process is repeated continuously, so we have current corresponding to the, so we have current corresponding to the, so we have current corresponding to the half of the wave, half of the wave, and other half is missing, and other half is missing. Is missing. Therefore, the process is called half wave rectifier. Therefore, the process is called half wave rectifier. Therefore, the process is called half wave rectifier. Okay? Half wave rectifier. क्लियर है? सोनिया, रचित, दिव्यांशु, यहां तक अभी भी कोई भी डाउट, कुछ भी डाउट हो आपको? दिव्यांशु, रचित, सोनिया, क्लियर है? सोनिया क्लियर है, रचित, दिव्यांशु, यस सर क्लियर है। ओके। दिव्यांशु तुम भी रिप्लाई कर दो। अब हम सेकंड करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो फुल वेव रेक्टिफायर जो है उसको देखेंगे, ये तो सिमिलर रहेगा। Thus no flow of current and thus no output across load, LOAD load। और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में शुरू करना है, the process is repeated continuously, so we have current corresponding to the, half of the wave and other half is missing. Therefore, the process is called half wave rectifier. ठीक है, हाँ। तो नेक्स्ट है फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर करेंगे, तो डायग्राम उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये आया, P2 P1, और यहां से ये गया, यहाँ पे दो डायोड यूज होंगे, डायोड D1 एंड डायोड D2। ठीक है, और ये इस तरीके से होगा, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस और यहाँ से हमें मिल जाएगा आउटपुट। ठीक है, ये रेजिस्टेंस लोड होगा। ठीक है, तो डायोड D1 है। तो अब यहाँ पे इनपुट साइकिल की बात करेंगे,
तो यहाँ पे देखो ये दो पॉइंट है S1 एंड S2, तो हम कहेंगे इनपुट फॉर S1 और ये होगा इनपुट फॉर S2, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका आउटपुट। तो दो फॉर्म बनेंगे, एक पहले बना लो, ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग बाकी दो बनाने हैं। ग्राफ बना लो इस तरीके से डॉटेड, गलती ना हो। एग्जाम में डायग्राम जितना सही बनाओगे उतना एक्सप्लेनेशन अच्छा होगा, ठीक है। तो ये इनपुट हो गया, ये आउटपुट बनाओगे, उल्टा ग्राफ बनाना है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, आउटपुट निकालेंगे। तो आप जरा इसकी वर्किंग समझते हैं, सेम प्रिंसिपल उसी पे काम करता है। तो इसकी जरा वर्किंग समझते हैं। इनपुट पॉजिटिव हाफ साइकिल आया, तो S1 के लिए पॉजिटिव है, S2 के लिए नेगेटिव है, मतलब कि यहाँ पे क्या बना कि यहाँ पे बन गया पॉजिटिव और यहाँ पे बन गया नेगेटिव, यानी S1 हो गया पॉजिटिव और S2 हो गया नेगेटिव। अब अगर S1 पॉजिटिव है तो ये पीक से कनेक्टेड है, तो इसका मतलब डायोड D1 जो है वो फॉरवर्ड बायस है, और S2 नेगेटिव है तो नेगेटिव पी से कनेक्टेड है, तो डायोड D2 जो है वो रिवर्स बायस है। तो डायोड D1 अगर फॉरवर्ड बायस है तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा, तो इसमें से करंट फ्लो मिलेगा और इसकी वजह से आउटपुट मिल जाएगा। और डायोड D2 जो है वो रिवर्स बायस है, तो इसमें रेजिस्टेंस हाई होगा और इसकी वजह से करंट फ्लो नहीं कर पाएगा, तो इसमें से आउटपुट नहीं मिल पाएगा। तो हमें जो आउटपुट मिल गया वो मिल गया S1 की वजह से, ठीक है। उसके बाद फिर सेकेंड वेव में आए तो S1 क्या हो गया आपका नेगेटिव और S2 क्या हो गया आपका पॉजिटिव। तो अगर S1 नेगेटिव हो गया तो यहाँ पे क्या केस हुआ कि जो ये पी टाइप है ये अब आपका रिवर्स बायस हो गया, यानी डायोड D1 रिवर्स बायस हो गया और डायोड D2 क्या हो गया फॉरवर्ड बायस। तो अगर D1 रिवर्स बायस हो गया तो अब इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इसमें से करंट फ्लो नहीं कर पाएगा, तो ये आउटपुट नहीं दे पाएगा। पर डायोड D2 जो है वो फॉरवर्ड बायस है, तो इसमें रेजिस्टेंस लो है, तो इसमें से करंट फ्लो कर पाएगा और इसकी वजह से इसमें आउटपुट में आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो डायोड में आउटपुट मिला वो D2 की वजह से मिला। यही चीज फिर रिपीट होगी, फिर आपको D1 की वजह से आउटपुट मिलेगा और यहाँ पे D2 की वजह से। तो इस तरीके से आपको क्या है कि आउटपुट मिलते रहे। तो ये D1 की वजह से मिला, ये D2 की वजह से, ये D1 की वजह से और ये D2 की वजह से, ठीक है। तो आपने देखा कि आपको हर हाफ साइकिल में आउटपुट मिला है, कोई भी मिसिंग नहीं है, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं फुल वेव रेक्टिफायर। दो डायोड का काम इसीलिए क्योंकि एक बार D1 काम करेगा तो D2 नहीं करेगा, D2 करेगा तो D1 नहीं करेगा, और आपको हर बार आउटपुट मिलता रहेगा। और आउटपुट हमें मिल गया तो यानी कंटिन्यूअसली आपको फुल वेव रेक्टिफायर मिल गया है। क्लियर सभी को? क्लियर है तो एक बार बता दें कि क्लियर है। हाँ ठीक है, सोनिया क्लियर, रचित, दिव्यांशु क्लियर सर। ओके। तो इसको ड्रॉ कर लो, फिर उसके बाद हम इसकी वर्किंग समझते हैं। जब हो जाए तो बता देना वर्किंग, ये अलग है, ये ध्यान रखना, ठीक है। वैसे मुझे लगता है कि आप लोग एक्सप्लेनेशन तो पहले खुद ही लिख सकते हैं, अब ऐसा कुछ ज्यादा वो तो है नहीं।
Done. Devanshu done. Sonia and Rachit Done, sir. डन. ओके, तो वर्किंग लिखेंगे. तो वर्किंग लिखिए. वर्किंग सिंपल है, बस थोड़ी सी चेंजेस हैं. तो लिखिए ड्यूरिंग द फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल, इनपुट हाफ साइकिल. ड्यूरिंग द फर्स्ट पॉजिटिव हाफ, या फर्स्ट क्या लिखोगे ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ इनपुट हाफ साइकिल. During the positive input half cycle, the S1 become positive and S2 become negative. S1 become positive and S2 become negative. S2 become negative. So the diode D1 gets forward biased. So the diode D1. So the diode D1 gets forward biased and conduct current along the path. या path क्या बोलोगे, along the circuit बोल दो. Diode D1 gets forward biased and conduct current along the circuit. The diode D2 is reverse biased. The diode D2 is reversed biased and it offers high resistance so it does not conduct current and does not conduct current, and we get output across load, due to D1. During negative half cycle of AC input. अच्छा, ये नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हो गया. ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ AC input, the S1 is negative and S2 is positive. S1 is negative and S2 is positive. So the diode D1 gets reverse bias and diode D2 is forward biased. So the diode D1 is reverse biased and diode D2 is forward biased. As diode D1 क्या पहले D2 की लिख लो. As diode D2 is forward biased, so the current flows through it. And diode D1 is reverse biased. And it offers high resistance. So it does not conduct current through it. And we get output across load,
due to diode D2, due to diode D2, due to diode D2। डन, सभी का डन। रिपीट कर देता हूं, during the negative half cycle, a negative half cycle of input AC signal, AC input, the S1 is negative and S2 is positive, diode D1 is reverse biased and diode D2 is forward biased. As diode D2 is forward biased, so the current passes through it, and diode D1 is reverse biased, so it offers high resistance. So the current passes, it does not conduct current through it, and we get output across load due to diode D2। नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू करेंगे। The process is repeated continuously as during both half cycles, of input AC, we get the output across load resistance therefore it is called full wave rectifier। क्लियर है? डन, सभी का हो गया? सोनिया, रचित, दिव्यांशु? रचित, दिव्यांशु डन। रचित, सो आप लोगों को हाफ वेव रेक्टिफायर समझाया, फुल वेव रेक्टिफायर समझ में आया। हाफ वेव में आपको सिर्फ हाफ वेव यानी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में ही सिर्फ आपको आउटपुट मिल रहा है, नेगेटिव हाफ साइकिल में आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है। जबकि फुल वेव में आपको पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी मिल रहा है, नेगेटिव हाफ साइकिल में भी मिल रहा है, बट डिफरेंट इज यहाँ पे दो डायोड काम कर रहे हैं। अगर एक डायोड D1 आउटपुट दे रहा है तो D2 नहीं दे रहा है, D2 आउटपुट दे रहा है तो D1 नहीं दे रहा है, और इस तरीके से हम बोथ हाफ साइकिल्स में वी गेट द आउटपुट अक्रॉस द लोड्स। ठीक है, सो ये दो टाइप के रेक्टिफायर्स हैं, हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर। अब थोड़ा सा क्या है कि जब आप फुल वेव रेक्टिफायर यूज करके आउटपुट डीसी कॉन्सेप्ट ले लेते हो तो क्या होता है कि जो आउटपुट डीसी मिला है ये, ठीक है, इसमें कुछ एसी फैक्टर अभी भी रहता है। तो यहाँ पे एसी फैक्टर प्लस डीसी फैक्टर है, तो आपको पूरा डीसी फैक्टर चाहिए तो हम कुछ फिल्टर सर्किट्स का यूज करते हैं जिससे वो एसी फैक्टर्स को ब्लॉक कर देता है और सिर्फ डीसी फैक्टर्स को आगे जाने देता है, जिसकी वजह से हमें फुल डीसी फैक्टर मिलता है। ठीक है, तो एक नोट डाल के लिख लो, द आउटपुट वी ऑब्टेन्ड फ्रॉम फुल वेव रेक्टिफायर। नोट डाल के लिखेंगे, द आउटपुट वी ऑब्टेन्ड फ्रॉम फुल वेव रेक्टिफायर is unidirectional। यूनिडायरेक्शनल मतलब ये देखो सारे ऊपर की साइड ही हैं, तो यूनिडायरेक्शनल बट पल्सेटिंग। पल्सेटिंग का मतलब क्या होगा कि देख रहे हो उठ रहा है, थोड़ा सा नीचे जा रहा है, फिर उठ रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर उठ रहा है, तो मतलब थोड़ा सा पल्स दे रहा है। ये पल्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जहां पल्स फैक्टर आ गया वहां पे थोड़ा सा एसी फैक्टर आ गया। तो पल्सेटिंग इट मीन्स it includes AC factor plus DC factor, so to get pure DC factor after full stop, so to get pure DC factor we use filter circuit।
So to get pure DC factor, we use filter circuit. जिसमें दो तरीके के सर्किट होंगे. पहला लिखो फर्स्ट सीरीज इंडक्टर फिल्टर. सीरीज इंडक्टर फिल्टर यानी इंडक्टर यूज करेंगे. एंड सेकंड जो है शंट कैपेसिटर फिल्टर. शंट कैपेसिटर फिल्टर जिसमें पैरेलल में कैपेसिटर लगा देते हैं, जिसकी वजह से कैपेसिटर क्या करता है, एसी को ब्लॉक कर देता है पैरेलल में और डीसी को जाने देता है. ठीक है, तो शंट कैपेसिटर फिल्टर. तो ये कैपेसिटर हो गया. तो दो तरीके के सर्किट हो गए, फिल्टर सर्किट, सीरीज इंडक्टर फिल्टर और शंट कैपेसिटर फिल्टर, जिसकी वजह से आप एसी को ब्लॉक कर सकते हो. यानी कि सीरीज में इंडक्टर लगा दो तो एसी ब्लॉक हो जाएगा और पैरेलल में कैपेसिटर लगा दो तो आपका एसी ब्लॉक हो जाएगा. इस तरीके से दो फिल्टर सर्किट अगर आप लगा देंगे तो सिर्फ डीसी आउटपुट मिलेगा, उसमें कोई एसी फैक्टर इंक्लूड नहीं होगा. ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को कोई डाउट? रचित, सोनिया, दिव्यांशु? दिव्यांशु क्लियर? रचित, सोनिया? यस सर. सोनिया नो. चलो ठीक है, तो यानी बाकी चीजें क्लियर हैं. तो आज के लिए इतना ही करते हैं. आज की क्लास में कोई डाउट नहीं है तो इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में. और जो रिकॉर्डिंग है वो मैं कल तक भेजता हूँ, कल मॉर्निंग तक आप लोगों को भेज दूंगा. ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. टिल देन बाय बाय. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग.